आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मगाम की टीम आप सभी का स्वागत करती है, दिल से अमन आभार व्यक्त करती है। और सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, डिवाइन के सारे सोल्स और डिफरेंट डायमेंशंस में जितने भी ग्रेट मास्टर्स हैं, ग्रैंड मास्टर्स हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि वो आएं और इस ध्यान की सभा में, संध्या में हमारे साथ शरीक होकर हमें ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करवाएं। और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आज काजल तेरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने हम इस आमंत्रण को हम वो स्वीकार किया और हमारे साथ सेशन लेने के लिए वो यहाँ आई हुई हैं। उसके लिए बहुत बहुत आभार और थैंक यू मैम। आइए सेशन शुरू करिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर काजल है। मैं पिछले 7 सालों से ध्यान कर रही हूँ, ध्यान सिखा रही हूँ और मैं एक लेखिका भी हूँ। आध्यात्मिक पुस्तकें मैं लिख चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि डिवाइन गाइडेंस से आगे भी ये काम सीखने का, शेयर करने का चलता रहेगा। अपनी कहानी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले सोचती हूँ कुछ देर ध्यान कर लें हम लोग बैठकर। यहाँ ऊर्जा बढ़ाएं अपने इस मेडिटेशन सेशन की। तो आइए दोस्तों, हाथ क्रॉस कर लीजिए, पैर क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ श्यामा पत्री जी को शत शत नमन, बाबा जी को शत शत नमन, सभी हायर मास्टर्स को शत शत नमन। ध्यान सांसों पर।
सांसों पर पूरा ध्यान। धन्यवाद दोस्तों, इस सुंदर ध्यान सत्र में आप सभी हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अम, आप मुझे ये मालूम नहीं आप लोग कितने टाइम से मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं। चाहे हम नए जुड़े हों चाहे हम पुराने जुड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान तो कई जन्मों की यात्रा है। आज मैं आपको अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर काजल है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ और ध्यान का सफर मेरा शुरू हुआ साल 2017 में। तो 2017 में क्या हुआ कि मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री भी पा ली थी, जो मुझे पाने की बहुत ज्यादा लालसा थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि पा लिया और तब भी लगा कि क्या ही पाया। एक आपको फीलिंग आती है ना कि क्या, व्हाट इज द यूज, क्या बदल गया मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे बारे में क्या बदल गया। और इसका जवाब जो मुझे मेरे अंदर से मिल रहा था, मेरी अंतरात्मा से मिल रहा था, वो थोड़ा कष्टकर था, क्योंकि मेरी इनसाइड्स मुझे जवाब दे रही थी कि तुम्हारे बारे में तो कुछ नहीं बदला, तुम्हारे जीवन के बारे में भी कुछ नहीं बदला। एक बस नाम के आगे डॉक्टर जरूर लग गया पीएचडी करने से। ये काफी डिस्टर्बिंग बात थी, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ये जो इंटेलिजेंस होती है ना, इतनी डिग्रियां, इतनी किताबें, इतने रिसर्च पेपर, इन पे बहुत मेरा वो था। पैसे का इतना लालच नहीं था जितना डिग्रियों का लालच था। तो ये पाके भी जब मुझे संतुष्टि नहीं मिली और मुझे लगा कि मैंने कुछ नहीं पाया, ना के बराबर है जो मैंने पाया है, तो मुझे ये लगने लगा कि मुझे फिर पाना क्या है। देखिए, ध्यान में आने के ना कई बहाने बनते हैं। किसी का बहाना बनता है शारीरिक बीमारी, कैंसर हो गया ठीक नहीं हो रहा, पैरालिसिस हो गया ठीक नहीं हो रहा, यहाँ तक कि कोई छोटी मोटी बीमारी भी आपके पीछे पड़ जाती है, तो भी आपको लगता है कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, क्या करूं। सब डॉक्टरों के पास भाग के देख लिया, सब ज्योतिषियों के उपाय करके देख लिए, मैं करूं तो करूं क्या। एक बहाना बनता है। तो एक बहाना बनती है आपकी शारीरिक बीमारी। दूसरा बहाना बनता है आपकी रिलेशनशिप्स में गड़बड़। मेरे पति बहुत बुरे हैं, मेरी सासू माँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, मेरी शादी नहीं हो रही है, हमारे भाई बहनों के बीच में बहुत झगड़ा रहता है, हमारा प्रॉपर्टी का झगड़ा है, रिश्तों में दरारें। तो ये, चाहे रिश्ते में दरार हो, चाहे आपकी बीमारियां हो, चाहे आपको लालच हो किसी चीज का, लालच हो और पाके भी लगा कि कुछ भी नहीं पाया, जैसे मेरा केस था कि मुझे क्या लालच था, मेरी ये भी डिग्री होनी चाहिए, वो भी डिग्री होनी चाहिए, तब भी कुछ नहीं खुशी। तो ये मोमेंट जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपको हिला देने वाला होता है। कहीं से इलाज नहीं मिल रहा, रिश्ते कुछ भी करके ठीक नहीं हो रहे, रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, बीमारियां नहीं जा रही हैं, डिससेटिस्फैक्शन, सब कुछ होते हुए भी एक डिससेटिस्फैक्शन। क्योंकि मेरा केस अलग था इस टर्म्स में कि मैं शादीशुदा थी जब मैं ध्यान में आई 2017 में, और मैं हैप्पीली मैरिड थी। मेरे पति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ध्यान से पहले भी और ध्यान के अब जब हम ध्यान के सफर में एक साथ चल रहे हैं तब भी। तो मतलब मुझे मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे। और मुझे, मैंने मेरे मेरे रिश्ते भी ठीक ठाक थे। कुछ भी तो प्रॉब्लम हर रिश्ते में होती है, क्योंकि आप एक अनकॉन्शियस लेवल पे जी रहे होते हैं ना, तो आपको हर रिश्ते में कोई ना कोई छोटी मोटी तो प्रॉब्लम दिख जाती है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ में। तो अब सवाल पैदा होता था कि अब क्या करें भाई, हमको तो अभी भी कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं बदल गया। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कोई करोड़ों पति भी बन जाए ना, आपकी बैठे बैठे करोड़ों की लॉटरी भी लग जाए, जब आपको ये रियलाइजेशन होता है ना मैंने क्या ही पा लिया, ये सब मिट्टी हो जाता है। सारी डिग्रियां मिट्टी हो जाती हैं, सारा पैसा मिट्टी हो जाता है, सुंदर से सुंदर रिश्तों में भी आपको रस नहीं आता। तो ये
आपकी लाइफ के बड़े प्रेशियस मोड़ होते हैं। प्रेशियस समझ गए ना, बहुत कीमती मोड़ है। यहाँ से जो जो वो प्यूपा था उसका बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो 2017 में मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ कि मुझे ध्यान ट्राई करना चाहिए। अब ये ख्याल भी कैसे आया मन में कि मुझे ध्यान ट्राई करना चाहिए। ख्याल ऐसे आया कि मेरे पापा जब हम लोग छोटे थे तो वो बचपन से ध्यान करते थे। जब हम छोटे थे वो ध्यान करते थे। लेकिन देखिए दोस्तों, ध्यान कोई नई चीज तो है नहीं। 2600 साल पहले गौतम बुद्ध यही ध्यान देके गए। तो मेरे पापा भी ध्यान करते थे, लेकिन हमारा जो ध्यान करने की प्रक्रिया था वो गलत हो गई थी। गलत तो मतलब देखिए, गलत सही तो कुछ भी नहीं होता। मतलब ये कि हमने इसको ध्यान करने को ना एक गुप्त विद्या बना लिया था। तो पापा ने जिनसे ध्यान सीखा था उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारा मंत्र है, ये तुमको किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने बच्चों तक को नहीं बताना, अपनी पति पत्नी को तक नहीं बताना। तो एक गुप्त विद्या की तरह ध्यान को प्रोजेक्ट किया जाता था। और साथ में उनको माला जपने के लिए बोला गया था। दिन में जितनी भी बार 1 घंटा 2 घंटा वो बैठ के माला जपते थे। ऐसा नहीं था कि उनको अनुभव नहीं हुए थे, उनको भी अनुभव हुए थे। लेकिन दोस्तों, ये अनुभव होना ना सब कुछ नहीं होता। हमको बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, ये दिख गया वो दिख गया, ये आया वो आया। लेकिन आप इस धरती पर इस जीवन को अनुभव करने के लिए आए हैं। यहाँ पर बैठकर आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए आए हैं। यहीं पर ये जो सब कुछ है। तो 2017 में हम सोच रहे हैं कि हमने तो पीएचडी भी कर ली। उस टाइम पे मुझे बस पीएचडी खत्म ही होने वाली थी और मैं सोच रही थी कि अच्छा भाई, मुझे ना ध्यान ट्राई करना चाहिए। तो सोच रही है कि बूढ़े हो रहे हैं क्या क्योंकि बूढ़े लोग ही ध्यान करते हैं। हमेशा से यही धारणा रही है ना कि बूढ़े लोग ही ध्यान करते हैं। तो चुपचाप से सीक्रेट जैसे मिशन होता है ना, आप किसी को बताते नहीं। आप ध्यान कर मैंने ध्यान करना शुरू किया। अब करने की कौन सी टेक्निक यूज करो ना। आप इंटरनेट पर जाओ, हजारों टेक्निक। आप अपने दोस्तों से बात करो आसपास के, उनके पास भी हजारों टेक्निक। क्या सही क्या गलत, ये कौन फैसला करेगा? ये फैसला कोई नहीं करता, आपकी खुद की अंतरात्मा करती है कि आप किस ध्यान को लेने के लिए रेडी हैं। तो आप अगर आनापानसति ध्यान को लेने के लिए रेडी हैं तो वैसे ही गुरु, वैसे ही लोग आपके जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। पर खैर, तब तक तो मुझे इतना समझ नहीं थी। उस टाइम तो मैंने इंटरनेट पर ही गई और ध्यान के बारे में देखना शुरू किया कि कौन कौन से तरीके हैं ध्यान करने के। और क्या पाया कि पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, तब तक कोई ऐसा नाम नहीं था। मतलब सिर्फ एक वेबसाइट थी। तो मेरी नजर वहीं रुक गई जाकर। दोस्तों, तो ये कि कोई कोइंसिडेंस है कि आपकी नजर वहीं रुकी, आप वहीं पर अट्रैक्ट हुए? नहीं, आप उस ध्यान के लिए रेडी थे। वो ध्यान जो राजयोग है, सभी योगास का किंग, द किंग ऑफ ऑल द योगास है। आप उस ध्यान को पाने के लिए रेडी थे, तभी आपकी नजर वहां रुक गई। तभी आप इस ग्रुप में जुड़ गए, तभी आप आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो आ, ध्यान करना शुरू तो देखा, इन एक आध वीडियोस दिखाई दी और एकदम से ही मुझे आ, लगा कि हाँ, ये सही है। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया कि मुझे ना ध्यान सीखना है। तो वो सोच रहे थे कि इसकी पीएचडी किस तरह से खत्म हो, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से पीएचडी कर रही थी। उससे पहले भी मैंने एमए भी शादी के बाद करी। उनको लगता था कि इसको पढ़ाने का पूरी जिम्मेवारी क्या मेरे ऊपर ही है। तो सोच रहे थे कि अच्छा भाई, इसका खत्म हो पीएचडी तो हम इसका हमारी लाइफ में थोड़ी शांति है। लेकिन मैं तो ऑलरेडी अगली छलांग लगा चुकी थी कि मुझे तो ध्यान सीखना है। तो थोड़ी नाराजगी हुई। और पर मुझे लगा कि मुझे ध्यान सीखना है और मैं पहुंच गई ध्यान के सेंटर। पर मुझे ये था, पैसे पता नहीं बहुत लेते होंगे। देखो नाम कितना फैंसी है, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। ये तो इसमें तो इजिप्शियन मम्मीज होती थी, तो ये तो बहुत पैसा लेंगे, इनके पास तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी आत्मा तो मिल चुकी थी ना, तो चलेगा एक्सपेरिमेंट करके। तो यहाँ से दोस्तों मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। और
एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। वहां से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि भाई अ, आप कौन सी पद्धति, या अब ये सवाल कभी नहीं आया कि कौन सी पद्धति हम कर रहे हैं, सही पद्धति है नहीं कर रहे। अब ये सवाल, अब कोई सवाल, ये सब सवालों का कोई जवाब ही नहीं रहता, क्योंकि आप अल्टीमेट के साथ जुड़ गए दोस्तों। तो ये मेरी ध्यान यात्रा शुरू इस तरह से हुई थी। और लेखिका बनने की यात्रा कैसे शुरू हुई कि मुझे एक बार पत्री सर ने बोला, हाउ डिड यू गेट इनटू मेडिटेशन, आप कैसे आए ध्यान में। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई इमोशनल प्रॉब्लम भी नहीं थी, मेरे रिश्ते भी ठीक ठाक थे, पर मैं खुश नहीं थी, मैं पीएचडी करके भी खुश नहीं थी। तो सर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, पूरी आपको ऐसा लगा आपकी स्कैनिंग हो रही है आपके अंदर तक। मुझे बोलते हैं आप स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इंडिया हमारी मैगजीन आते हैं इंग्लिश में, आप उसमें अपना एक्सपीरियंस लिखिए। तो मैंने वहां से दोस्तों एक उस छोटे से आर्टिकल से मेरी लेखिका की जर्नी स्टार्ट हुई। और आज ये मेरी तीसरी किताब है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो आर्टिकल तो लिखती थी, आर्टिकल लिखना तो एक बात होती है, लेकिन जब किताब लिखने की बारी आई तो अपने पर डाउट होने लगा कि नहीं, मैं किताब क्या लिखूंगी, मुझे तो कभी नहीं होते ज्यादा, मैं क्या किताब लिखूंगी। लेकिन वो यूनिवर्स बेहतर जानता है, आपसे बहुत बेहतर। और आप नहीं जानते आप किस चीज के काबिल है, यूनिवर्स जानता है। आपको सिर्फ एक सरेंडर के भाव में, जैसे मन में बहुत दिन से था कि मुझे किताब लिखनी है, पर शुरुआत ही नहीं करती थी। वो चीज आगे ही कैसे बढ़ेगी ना, नहीं करेंगे। वो बोलते हैं ना, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो आप पहला स्टेप ही नहीं उठा रहे तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी। क्योंकि डर था मन में, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग है कि लेखिका और मैं, वो तो बहुत बहुत ऊंचे पहुंचे हुए लोग होते हैं जो लेखक लेखिका होते हैं, हम तो सिर्फ उनके रीडर्स हैं। इन धारणाओं से कहाँ से आप किताब लिखेंगे। पर फिर भी मास्टर्स ने मुझे बहुत गाइड किया, और आज मैं इस तीसरी किताब की लेखिका हूँ। पहली जो मेरी किताब थी उसमें मैंने इल्ची ली जी हैं, एक कोरियन ऑथर, उनकी किताब है आई हैव डिसाइडेड टू लिव 120 इयर्स, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया। मैंने 120 वर्ष जीने का निर्णय किया है। दूसरी किताब मेरी अपनी किताब है जिसमें मैंने अपनी ध्यान अनुभव लिखे हैं, एंड आई थॉट ओनली मॉन्क्स कुड मेडिटेट। वो किताब, इस समय सर अपने शरीर को छोड़ने वाले थे, और मुझे मुझे पता नहीं था कि सर अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। वहां से वो प्रेरणा कि लिखनी है किताब। ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा अगर मैंने ये किताब नहीं लिखी तो, इतना प्रेशर हो रहा था सर पे। और अभी ये किताब खत्म ही हुई थी, और लोगों ने इसको पढ़ा और सराहा, कि मेरे मन में आने लग गया कि जो हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं उन तक कैसे ये बात पहुंचेगी, कि इतना परिवर्तन आपके जीवन में होता है, ये बात उन लोगों तक कैसे पहुंचेगी। तो वहां से मुझे लगा कि मैं हिंदी अनुवाद करती हूँ। लेकिन अनुवाद तो क्या दोस्तों, ये इस किताब ने अपनी ही एक लाइफ थी इस किताब की। तो ये किताब जो कि इसका टाइटल है ध्यान करने से होगा क्या, बाय काजल तहरी। और इसका नीचे सब टाइटल है सत्य घटनाओं पर आधारित आध्यात्मिक उपन्यास। तो ये नहीं मालूम था कि एक उपन्यास की फॉर्म में ये किताब आएगी। है ये मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में ही, लेकिन एक नाटकीय फॉर्म में है, क्योंकि कहानियां हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं। मैं तो जो अपने आपने शायद मुझे पीएमसी हिंदी चैनल पर कभी कभी देखा होगा, तो मुझे तो हर कहानी को एक रोचक तरीके से बताने का बहुत मजा आता है। ऐसे कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी लिखूं तो मुझे मजा आए, जो पढ़े तो उसको मजा आए, जो सुने तो उसको मजा आए। और मुझे तो ये बहुत कहते हैं कि आध्यात्मिकता बोरिंग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर बोरिंग पीपल, इट इज फॉर पीपल हु एंजॉय लाइफ, बहुत मजे करें, सब चीज एंजॉय करें, और तब भी स्पिरिचुअल हो, तब भी सही मार्ग पर चलें और सही मार्ग सबको दिखाएं। मेरी नजर में स्पिरिचुअलिटी ये है। आप एंजॉय कीजिए और अपना ज्ञान सब तक प्रसारित कीजिए, और खूब एंजॉय कीजिए, खूब हंसिए खेलिए, खूब सुंदर रिश्ते बनाइए। लेकिन ये समझ आज आएगी दोस्तों, पहले हमेशा से ये समझ नहीं थी।
चलिए आपको अपनी किताब के बारे में कुछ बताती हूँ कि मेरी जो किताब है दोस्तों, ये अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मैं आपके साथ इसका लिंक शेयर करूंगी। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक मजेदार किताब है। वैसे तो हर ऑथर को ही लगता है कि मेरी किताब बहुत सुंदर होगी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरा स्टाइल है। तो ये भी एक गिफ्ट है, एक मास्टर्स का गिफ्ट है कि आप अपनी बात को एक इंटरेस्टिंग तरीके से, चाहे कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो, आप उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से बांट पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक गिफ्ट। दोस्तों, आप में से कोई मुझसे कुछ पूछना चाहेगा अभी तक जितना मैंने बोला, तो मैं अपनी किताब के बारे में फिर आपके साथ बात करूं। एनीवन वुड लाइक टू से एनीथिंग? कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं? ओके, मुझे लगता है अभी तक कोई सवाल नहीं है। तो चलिए आइए आपके साथ अपने ये जो बुक है इसके पहले चैप्टर्स बांटती हूँ, और एक चैप्टर आपके साथ साझा भी करूंगी, आपको रीड भी करके सुनाऊंगी। दोस्तों, चैप्टर्स हैं, शुरुआत होती है पृष्ठभूमि से, जिसको प्रेफेस भी बोलते हैं। और चैप्टर्स के नाम है और एकाएक मार्ग खुल गया। जब मैंने ये कहानी दो कैरेक्टर्स के बीच में बनाई है, रश्मि और उसके पति सुनील। और इन दोनों की अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ चल रही है, लेकिन एकाएक से रश्मि को लगता है कि कुछ सही नहीं है जीवन में, समथिंग इज लैकिंग। तो पत्नी ध्यान में आ जाए तो शायद ज्यादातर पति ज्यादा खुश नहीं होते। तो यही रश्मि और सुनील का भी हाल था, यही मेरा और मेरे हस्बैंड का भी हाल था। तो मेरा पहला चैप्टर इस बारे में, और एकाएक मार्ग खुल गया। दूसरा चैप्टर है, एक अजनबी से यूं मुलाकात हो गई। जब पहली बार रश्मि यानी कि मैं पत्री सर से मिले, तो कैसा लगा, कैसा अनुभव होता है दोस्तों? आपके हमारे बीच में एक बुद्ध पुरुष रहे। आप सोचिए हम कितने लकी हैं। चाहे हो सकता है आप ना मिलो सर से, हो सकता है आपके मन में ये इच्छा ही रह जाए, लेकिन सर जो भी पीएसएसएम के साथ जुड़ रहे हैं, सर उनके साथ हैं, उनकी स्पिरिट उनके साथ है। तो ये मेरा दूसरा चैप्टर है कि सर से बोला पहली बार जो मुलाकात रश्मि की हुई, तो उसका क्या अनुभव था। और इसको मैंने गाने के टाइटल की फॉर्म में दी है, एक अजनबी, वो गाना है ना, एक अजनबी हसीना से। अब मैं ये तो हसीना तो नहीं लिख सकती थी, तो मैंने चैप्टर का नाम दिया एक अजनबी से यूं मुलाकात हो गई। तीसरा है, अरे यार, ऑफ कोर्स आई रियली लव यू। तो जब रश्मि और उसके पति के बीच में बहुत डिफरेंसेस होने शुरू हो गए, पत्नी ध्यान में आए, तो पूरे परिवार में ही कोई ज्यादा खुशी नहीं होती कि अरे तू योगिनी बन गई, घर का क्या होगा, कहीं घर ही छोड़कर ना चली जाए। अब घर का देखभाल कौन करेगा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा। ये चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, जिसमें कि रश्मि अपने पति को बोल रही है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं योगिनी नहीं बन गई हूँ, आई रियली लव यू। ये तीसरा चैप्टर है। उसके अगला है, क्यों कुछ रिश्ते अभी भी बिखरे बिखरे से थे। ध्यान में तो आ गई थी रश्मि, लेकिन अभी तक उसका रिश्ता अपने बड़े बेटे के साथ ठीक नहीं था। तो सोचती थी कि ध्यान में आने के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर ये रिश्ता मेरा क्यों ठीक नहीं हो रहा। और कैसे वो रिश्ता ठीक हुआ धीरे धीरे, किस तरह से, ये मैंने इस चैप्टर में बात की है। उसका अगला अगला फिर से एक गाने की फॉर्म में है, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। तो जो लोग इस गाने को पहचानते हैं मासूम पिक्चर से, तो इसका चैप्टर का टाइटल है, तेरे मासूम सवालों से परेशान है हम। माने वो रश्मि और सुनील दोनों कपल परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि जो उनका छोटा बेटा था वो उनसे बहुत सवाल पूछता था कि आप मुझे नहीं चाहते थे, आप एक रश्मि और सुनील चाहते थे कि उनकी दूसरी बेटी हो, लेकिन हुआ बेटा। तो जब उसको ये पता चलता है तो उसको काफी धक्का लगता है, क्योंकि वो तो हमेशा सबका लाडला रहा होता है। तो कैसे ये बैलेंस कैसे बिठाया दोनों मियां बीवी ने, ये वाला चैप्टर है। उसके बाद अगला है, सपने या कोई दिव्य संदेश। ध्यान में आने के बाद रश्मि को कुछ कुछ अलग अलग तरह के सपने आने लग गए थे, वो चिड़चिड़ी रहने लग गई थी।
तो क्या सपने हमारे लिए कोई संदेश लेकर आते हैं या बस हमारी इमेजिनेशन होते हैं? ये मैंने इस चैप्टर में बात करी है। इसके बाद है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मियाँ बीवी के बीच का झगड़ा एक अलग लेवल तक पहुंच गया इस चैप्टर में, इतना कि हाथ उठ गया। और ये एक ध्यानी के लिए, एक ध्यानी स्त्री के लिए कैसा कैसा मोड़ रहा होगा ना, कि आप तो लाइफ में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इतना झगड़ा, इतना गंदा वाला झगड़ा जिसमें किसी का हाथ उठ जाए आप पर, वो वो कैसे रश्मि ने हैंडल किया। वो ये चैप्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। इसके आगे है, अगला है, बस पता है। तो रश्मि के अंदर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी, जो हमेशा से थी, लेकिन अब ध्यान में आने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। तो उसको वो खुद खुद नहीं जानती कि उसको कैसे पता है, बस पता है। तो इंट्यूशन के बारे में और बाकी भी जो शक्तियां ध्यान के द्वारा आती हैं, उनके बारे में मैं इस चैप्टर में बात करती हूँ। अगला, खाना बाहर से मंगवा लो ना, क्योंकि खाना बनाने में तो मेहनत लगती है। तो रश्मि, जो कि खाना बनाने की चोर थी, उसको हमेशा लगता था आसान कि भाई खाना वाना तो बाहर से मंगा लो, लेकिन कैसे परिवर्तन आया उसकी सोच में, ध्यान के द्वारा क्या परिवर्तन आया इस सोच में, वो मैंने खाना, खाना बनाने वाला और खाने के विज्ञान के बारे में इस चैप्टर में बात करी है। और बहुत सारे चैप्टर्स हैं दोस्तों, लेकिन मैं अभी आपके साथ इतने ही शेयर करूंगी। आ, एक चैप्टर मेरा बड़ा फेवरेट है, जो कि मैं आपसे नहीं बात करूंगी क्योंकि मैं इसके बारे में एक दूसरे सेशन में बात कर चुकी हूँ। आज आपको रश्मि की हीलिंग जर्नी के बारे में बताऊंगी, कैसे ध्यान आपको हील करता है। तो आपको आ, ये चैप्टर सुनाती हूँ। 12वां चैप्टर है, ये जादू है या विज्ञान या कोई मायाजाल, पिरामिड के चमत्कार। तो आपको ये वाला चैप्टर बताती हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। आप बिल्कुल, आपको एक भी बोरिंग मोमेंट नहीं लगेगा इस चैप्टर में। तो आपको हल्का सा रीड करके बताती हूँ यहाँ से, तो आपको मजा आएगा कि अच्छा कैसा क्या लिखा है, कैसा लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, आपको बहुत मजा आएगा। ये जादू है या विज्ञान या कोई मायाजाल, पिरामिड के चमत्कार। तो सुनील से रश्मि बात कर रही है इस चैप्टर में। सुनील, मैं करताल जाना चाहती हूँ, महायोग ध्यान कुंभ में। हम कभी भी नहीं गए, चलिए ना। इतने सालों से हम ध्यान कर रहे हैं, पर ध्यान महाकुंभ नहीं गए। पति गुस्सा हो जाता है, जैसे वो होते हैं जनरली। देखो रश्मि, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अपने घर का, बच्चों का ध्यान रखो। ध्यान तो तुम घर बैठकर भी करती हो ना। रश्मि का दिल टूट गया। हाँ, ये सच था कि वह घर बैठकर ध्यान करती थी, बराबर करती थी, लेकिन एक ध्यान का मेला, जहां लाखों ध्यानी मिलकर ध्यान करें, सात्विक भोजन खाएं, सर के साथ रहें, इसका कोई जोड़ नहीं था। कहीं ये उसका सपना ही ना रह बनकर रह जाए। थोड़ा कड़ा होकर वह सुनील से बोली, सुनील, मैं जा रही हूँ, 3-4 दिन की ही तो बात है। आपको नहीं चलना तो मत चलो, लेकिन मेरा रास्ता मत रोको। सुनील आगे क्या कहते हैं, मैं तो नहीं जा रहा, ये तो पक्का है। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। तुम्हें जाना है, तुम जाओ। सुनील ने बेरुखी से रश्मि को जवाब दिया। रश्मि असमंजस में पड़ गई। जाना भी चाहती थी, पर कभी हवाई जहाज से अकेले सफर नहीं किया था। कोई बड़ी बात नहीं थी, पर रश्मि की हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले जाने की। दिमाग को दौड़ाया और फिर एकदम से मन में ख्याल आया कि क्यों ना आदि से पूछा जाए। आदि इसका छोटा बेटा है। हाँ, ये अच्छा आइडिया था। आदि हमेशा ध्यान के प्रोग्राम में साथ चलने को तैयार रहता था। आदि, मेरे साथ करताल चलोगे ध्यान महाकुंभ में? रश्मि ने आशा भरी नजरों से आदि से पूछा। हाँ मम्मा, चलते हैं। कौन कौन चल रहा है? आदि ने खुशी खुशी पूछा। बस मैं और तुम, पापा ने मना कर दिया है। आदि थोड़ा सोच में पड़ गया।
उसे लगा कि रश्मि वहां जाकर बाकी ध्यानियों के साथ बिजी हो जाएगी और वो अकेला बोर होगा। पर रश्मि ने उसे समझा बुझाकर मना ही लिया। जब सुनील को मालूम चला कि उसके मना करने के बावजूद भी रश्मि आदि के साथ जा रही थी, तो नाराजगी जो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे, उनकी आंखों में झलक आई। वो दिन आ गया। रश्मि करताल जा रही थी। खुशी का ठिकाना नहीं था। पिरामिड पहुंचकर जो उन्हें कमरा दिया गया, वह आदि को पसंद नहीं आया। कमरा शेयरिंग बेसिस पर था। आदि तो हमेशा महंगे महंगे होटलों में रुका था। सादा सा ये कमरा उसे बिल्कुल ना सुहाया। उसके बिगड़े हुए मिजाज देखकर रश्मि को लगा कैंटीन ले जाकर कुछ खिला पिला देना चाहिए। और वो दोनों माँ बेटा कैंटीन चले गए। रश्मि को नहीं मालूम था कि यहाँ पर उसके जीवन का एक यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है कैंटीन में। रास्ते में उन दोनों को एक अपना पुराना मित्र शिवा भी मिल गया और शिवा भी उनके साथ कैंटीन की ओर चल पड़ा। रश्मि ने सबके लिए चाय पकौड़े ऑर्डर किए। सब कुछ बहुत स्वाद था, प्रेम से बनाया गया था, सुंदर भाव से। लेकिन अगले ही पल गलती से थोड़ी सी चाय आदि की पैंट पर गिर गई। आदि ने रश्मि की तरफ देखा। वो अपनी आंखों से अपनी माँ को बता रहा था कि प्लीज थोड़ा पानी ले आओ। बोल नहीं पा रहा था। तो रश्मि गई और आदि के लिए थोड़ा सा पानी लेकर आई। वापस आते टाइम क्या हुआ आगे? रश्मि उठकर बाहर गई आदि के लिए थोड़ा पानी लाने को। पानी लेकर वापस आ रही थी कि अचानक एक छोटी सी सीढ़ी मिस हो गई। इतनी सी सीढ़ी, कुछ 5-7 इंच की रही होगी। उसे सीढ़ी भी कहना गलत था। रश्मि का पूरा पैर मुड़ गया। उसका पूरा वजन उसके टखने पर आ गया। और फिर एक खिलौने की तरह, जिसे छोटे बच्चे धक्का देते हैं और वह फिर वापस आकर आ जाता है, उसका पैर फिर सीधा हो गया। रश्मि की तो सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एक ही बार में समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। उसे लगा वो बेहोश होने वाली है। उसके सामने तेल में गरम गरम टिक्कियां तली जा रही थी और वो जानती थी कि वो बेहोश होने वाली है। और गिरती तो उस तेल के थाल के ऊपर जाकर गिरती। तो फटाफट से 1 सेकंड का जो समय था, उसे फटाफट से जाकर पेड़ के तने को पकड़ लिया कि गिरे, अपने आप को गिरने से बचाने के लिए। वो बेहोश होने वाली थी, वो जानती थी। अगले ही पल होश खो गया। मखमली अंधेरा उसकी आंखों के सामने छा गया। कितना शीतल, कितना सुकून भरा। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। शायद मृत्यु भी कुछ ऐसे ही महसूस होती होगी। रश्मि को नहीं मालूम कब किसी ने उसको पैर पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। कहीं दूर से आवाज आ रही थी, अरे इन्हें तो दौरा पड़ रहा है। रश्मि का दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था शायद। किसे दौरा पड़ रहा है, मैं सोच रही थी। उसे मालूम नहीं था उसी की बात की जा रही थी। और फिर बारिश शुरू हो गई। कितनी अच्छी लग रही थी ये बारिश। और फिर भयंकर बारिश शुरू हो गई। एक झटके से रश्मि को होश आ गया। कोई बारिश नहीं हो रही थी। उसके ऊपर पानी की छींटे और फिर पूरी की पूरी बोतल डाली जा रही थी। और रश्मि वापस होश में आ गई। असहनीय दर्द। उसे वापस नहीं आना था। आसपास लोग जमा थे। रश्मि की नजर आदि पर पड़ी। बेचारा डरी हुई नजरों से रश्मि को भीड़ में से देख रहा था। इतने में किसी ने उसे गले लगाया और वो जोर जोर से रोने लगा। रश्मि असहाय सी बैठी उसको देख रही थी। किसी ने उसकी उठने में सहायता की और रश्मि को समझ आया कि उसे भयंकर चोट लगी थी। टखने का के पास का पैर पूरा सूज गया था। टखना दोस्तों एंकल होता है। टखने के पास का पैर पूरा सूज गया था। जमीन पर पैर रख ही नहीं पा रही थी। कुछ ही घंटों में उसे नानी तो नहीं पर सुनील जरूर याद आ गए थे। रश्मि को नया कमरा दिया गया और सुबह हुई तो सब लोग ध्यान के लिए चले गए थे। अगली सुबह और वो अपने बिस्तर में बैठकर रो रही है, सोच रही है, क्या मैं यहाँ सोने के लिए आई थी? क्या मैं यहाँ बीमार पड़कर सोने के लिए आई थी इस पिरामिड में? इतनी दूर पहली बार।
लाइफ में जाने की हिम्मत करी और जाते ही इतनी बुरी चोट। इससे बेहतर तो मैं आती ही नहीं, अब क्या करूं। और क्या करती, सुनील को फोन करती। और सुनील ने फोन उठाया। हाँ जी मैडम, गुड मॉर्निंग। सुनील, क्या बात है रश्मि, ऑल ओके, कुछ बोलो, डराओ मत यार। रश्मि की आंखें भर आईं, गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर उसने सुनील को पूरी बात बताई। ओ गॉड रश्मि, आप कैसी हो तुम, क्या करती हो यार, ध्यान क्यों नहीं रखती हो तुम अपना। सुनील, यहाँ पर कैसे चलेगा सब, मैं तो नीचे पैर भी नहीं रख पा रही। रश्मि का मन कर रहा था वो सुनील के गले लग फूट फूट कर रोए, पर आदि के सामने वो रो भी तो नहीं सकती थी। सुनील ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, रश्मि वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी 11 बजे की फ्लाइट टिकट बुक करा रहा हूँ। किसी की मदद लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाओ, बस बाकी मैं देख लूंगा। रश्मि को लगा किसी तरह वह एयरपोर्ट तक तो पहुंच ही जाएगी। इतने में दीपा उससे मिलने आई। दीपा एक ध्यानी थी जो कई 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 जन्मों के ध्यान से जिसने अपनी अंतर्दृष्टि को जगा लिया था, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं। तो दीपा ने उसको बोला कि तुम यहाँ से भाग रही हो, तुम्हें बहुत भयंकर चोट लगनी थी पर तुम बच गई हो, थोड़े में ही निकल गई हो, तुमको मालूम भी नहीं। और दूसरी ओर सुनील एयर टिकट्स बुक करा चुके थे। और दीपा कह रही थी कि तुम यहाँ से भाग रही हो, मास्टर्स तुम्हारे साथ हैं, तुम भाग रही हो यहाँ से। तो बात तो ठीक थी, इतनी दूर आकर उसे भागना नहीं चाहिए था। सुनील को फिर फोन लगाया। रश्मि की और आदि की वापसी की टिकटें बुक हो चुकी थी। रश्मि ने डर डर के कॉल किया। दोस्तों, हमको वो डर लगता है ना, इतने पैसे लग गए। पहले वापसी की टिकट्स जो हुई हुई थी वो कैंसिल हुई, फिर दोबारा से नई टिकट्स बुक हुई, मतलब इसी में कुछ 25-30 हजार रुपए लग चुके थे ऑलरेडी, सुबह सुबह, और शायद उससे ज्यादा भी। तो सुनील, हम वापस नहीं आ रहे। दूसरी साइड से विस्फोट की वो उम्मीद कर रही थी। क्या मैं पागल हूं, सुबह सुबह 15 हजार खर्च करके तुम्हारी टिकट बुक कराई, क्या हो क्या रहा है ये, कोई मजाक है क्या। सुनील गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। रश्मि ने लंबी सांस भरकर सुनील को सब कुछ बता दिया। सुनील दीपा को जानते थे। कुछ देर बाद बोले, बताओ क्या करना है। ना मालूम कहां से रश्मि में इतनी हिम्मत आ गई कि वह सुनील से बोली, सुनील आप आ जाओ। कहाँ वह वापस जाने वाली थी और कहाँ सुनील को आने को बोल रही थी। सुनील ने हाँ बोला तो रश्मि की खुशी का ठिकाना रहा। सुनील अगले दिन आ गए। रश्मि ने किसी तरह से हिम्मत जुटाकर पिरामिड में जाकर खूब देर तक ध्यान किया। आखिर सुनील आ रहे थे, उसे ठीक होना था। अगले दिन सुनील आए और वो रश्मि को देखकर बड़े हैरान हुए, क्योंकि रश्मि तो ठीक लग रही थी, भली चंगी लग रही थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वही रश्मि थी जो कल फोन पे बात कर रही थी, रोते रोते फोन पर बात कर रही थी। तो कहते, अरे तुमने मुझे क्यों बुलाया जब तुम तो यहाँ ठीक लग रही हो। और उन दोनों ने वहां बैठकर ध्यान चक्रा में खूब ध्यान किया और सब चीज मैनेज हो गई। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि रश्मि और सुनील ने एक साथ बैठकर करताल की पावन भूमि में ध्यान किया। और रश्मि को और लालच बढ़ गया कि मुझे मेरे बर्थडे पे भी यहाँ पर रहना है। बर्थडे उसका उन्हीं दिनों में था। तो आमतौर पर सुनील मना कर देते, लेकिन आज यहाँ का माहौल अलग था। करताल करताल हैदराबाद में, जिन जिन मेरे दोस्तों को नहीं मालूम, करताल हैदराबाद में। तो यहाँ पर जब रश्मि वापस आती है तो उसको सुनील डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। और अभी देखिए, अभी तक उसने मैनेज किया, उसने मैंने अभी तक उसने मैनेज किया बिना किसी डॉक्टरी सहायता के। ठीक है, कोई डॉक्टर नहीं था, ये भी नहीं मालूम था कि हुआ क्या था। डॉक्टर के पास गए तो खुद चल के गई, और डॉक्टर देखकर हैरान कि एक्सरे आए तो खुद ही बोली डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब, शायद शायद मेरा ना कुछ मांस फट गया। डॉक्टर ने पैर देखा और वो कहते, कुड़िए ऐते पैर नहीं फटिया, ऐते तू अपना एक्सरे करा। जाकर एक्सरे कराया तो पता चला कि तो हड्डी प्रॉपर फ्रैक्चर्ड थी। फ्रैक्चर पहले भी हुए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उस फ्रैक्चर में आप बिना अपने प्लास्टर के इतने दिन निकाल लोगे।
कहाँ से आई इतनी हिम्मत? डॉक्टर ने, रश्मि को मेडिसिन भी दी कि मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख देती हूँ, तो दवाई, रश्मि कहती है दवाई किस लिए डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा तुम्हारी तकलीफ के लिए, जो तुम्हें इतनी तकलीफ है, तुम्हारी तकलीफ के लिए दवाई दे रहा हूँ। उसने कहा कि नहीं, मुझे ना दर्द, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम बर्दाश्त कर सकती हो तो ठीक है। क्या बताती ना डॉक्टर साहब को कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, मेरा पैर टूटा हुआ है, ये फैक्ट है, लेकिन जो तकलीफ होती है साथ में, मुझे वो नहीं थी। मुझे, रश्मि को, एक ही बात है दोस्तों, क्योंकि जो कहानी है वो मैंने पात्र रश्मि को बनाया है, लेकिन आवाज मेरी है। नाटकीय रंग दिया है, लेकिन मोर और लेस एपिसोड्स मेरी रह गई हैं। तो मतलब ये सुना था कि पिरामिड में बहुत हीलिंग होती है, छोटा मोटा सरदर्द वर्दर्द तो, और बुखार भी ठीक किया था मैंने पिरामिड के नीचे बैठकर। लेकिन एक फ्रैक्चर्ड बोन, पैर की एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर बोन, एंकल जिसपे आपका वजन पड़ता है पूरा, आपके टखने पर आपका पूरा वजन पड़ता है, उसमें मैं चलकर पहुंच रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर चल रही थी ऑफ कोर्स। लेकिन जैसे होता है ना कि आप दर्द में मर रहे हो, आप करहा रहे हो, वो नहीं था दोस्तों। और यहाँ पर मेरा ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जो कि मैं एक सर के लिए एक आ, कुछ पोएम जो टाइप की लिखी है इसमें। धरती पर उतारी ऊर्जा महान, करवाया लाखों पिरामिडों का निर्माण, ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने शुरू किया ये काम महान, ज्ञान ध्यान की ऊर्जा धरती पर उतार, प्राणी मात्र के बनाए जन्मों जन्मों के काम, ऐसे महान गुरु को हमारा बारंबार प्रणाम। दोस्तों, इसके बाद आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि मेरा छोटा बेटा भी ध्यान में आया। तो एक दिन मैं उसको, हाँ, एक इसी एपिसोड के बारे में उससे बात कर रही थी, और वो मेरी गोदी में उसका सर था, और वो भी ध्यानी है। और मैं उसको बता रही हूँ कि देखा आपने देखा यतिन, मैंने कितना सफर किया था। तो मैं ये बोल ही रही हूँ कि उसकी आंखें और नजरें अलग हो गई। वो देख कहीं और रहा था, और ऐसा लग रहा था उसके उसके थ्रू कोई मैसेज दे रहा है। और वो क्या मैसेज उसने मुझे दिया? यू डिड नॉट सफर, यू आर यूजिंग रॉन्ग वर्ड, यू डिड नॉट सफर। मैंने, और मैं, आप यकीन मानेंगे, मैं उसके आगे बोल नहीं पाई। उस छोटे बच्चे के आगे मैं बोल नहीं पाई। मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं उसके सामने एक शब्द नहीं बोल पाई, क्योंकि उसके थ्रू बात की जा रही थी। उसके थ्रू मास्टर्स ने मुझे मैसेज किया था कि तुमने कौन सी सफरिंग फेस की है, तुम हील हुई हो। जो कर्मा थे वो थे, कर्मा कर्मा तो थे, तभी तो इतनी चोट लगी, लेकिन उसके बावजूद सफरिंग नहीं थी। आप खुशी खुशी आपने ध्यान किया, खुशी खुशी आप वापस आए। आपने प्लास्टर पर थोड़ा आपको तकलीफ ऊपर चढ़ने में जरूर हुई, लेकिन दोस्तों जो होता है ना कि आप बिल्कुल ही गए मरे पड़े, हाय मेरे साथ ये हो क्या गया, वो नहीं था। तो ये चमत्कार लाइफ में आया ध्यान के द्वारा। मैं लेखिका बनी ध्यान के द्वारा, मैं पोएट बनी ध्यान के द्वारा, मैंने खुद को जाना ध्यान के द्वारा, मैंने अपने हर रिश्ते में मिठास घोलनी शुरू करी ध्यान के द्वारा, मैंने अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को हील किया ध्यान के द्वारा। तो ये एक अनुपम उपहार है जो हमारे जीवन में आया है दोस्तों। कितने 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 जन्मों के अच्छे कर्म होंगे कि आज आप इन सब बातों के बारे में जान रहे हैं, और मेरी मेरे जीवन की में जो परिवर्तन आया उसके बारे में आप जान पा रहे हैं। ये कोई मैजिक शायद यही होता है दोस्तों। वो कबूतर निकालना हैट के नीचे से, वो मैजिक नहीं है। मैजिक है अपने जीवन को बदलना, अपने अपने बुद्धत्व को पहचानना, उसके उसके लिए उसकी दिशा में आगे बढ़ना, ये मैजिक है। और ये मैजिक हम सबकी लाइफ में आया है इस बहुत सुंदर मूवमेंट के द्वारा, जिसका नाम पेसिज्म है। दोस्तों, आई थिंक मैंने आपको जितनी छोटी छोटी सी स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहती थी, ये मेरी किताब है, जो भी आप लोगों में से लेना चाहता है, मैं सर के साथ लिंक शेयर करूंगी इस बुक का, और इंग्लिश बुक का भी लिंक शेयर कर दूंगी, जो आप में से जो लेना चाहे जरूर लें। एंड आप लें तो आप Amazon पे इसका रिव्यू जरूर डालें दोस्तों, अगर आपको मजा आया पढ़ने में। आप जरूर रिव्यू डालिए, बिकॉज हमारे रिव्यू से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। हमारे रिव्यू का काम ये है कि दूसरों के भी जीवन बदले, उनका भी, अब उनका भी टाइम आए, जैसे बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, उनका भी टाइम आए। यही काम हम ध्यानियों का है।
पहले खुद जागो और फिर अपनी जागृति की चेतना सब में पहुंचाओ, सब में फैलाओ। अब आप लोगों की बारी है। मैं तो बहुत 1 घंटे से बोल रही हूँ। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, कुछ पूछना चाहेगा, कुछ भी? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आप बोलिए। थैंक यू मैम, बहुत थैंक अच्छा। और ध्यान था बहुत। मैं भी थोड़ा सा डीप में चला गया था, लेकिन ये जो बुक है आपकी ये बहुत अच्छी है और बहुत मतलब वाकई ही लगता है कि हाँ इसको लेनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और आप सबसे कोई भी जो ना शेयर करना चाहता है मोमेंट को मैम के साथ शेयर करें प्लीज। कोई भी आप दोस्तों, आप मेरी लाइफ के बारे में, आप कोई भी चीज के बारे में, आप बुक के बारे में कुछ भी, या जनरल कुछ भी ध्यान के बारे में पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल पूछिए। श्रीवास्तव सर, श्रीवास्तव सर जो है शुरू से हमारे साथ हैं यहाँ पे। अच्छा। कहाँ है श्रीवास्तव अरे सर? साहब एक नमस्कार। सेकेंड। सर नमस्कार, मे- नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही साहब? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा। मैडम से जी हाँ। बहुत पहले से मैं बड़ा इम्प्रेस था, क्योंकि इनके प्रोग्राम मैंने सुने हैं और इनके बारे में काफी कुछ। एक ध्यान जगत मैगजीन निकलती थी, तो मैं रेगुलर सब्सक्राइबर तो उसका नहीं हूँ, मगर सैंपल बेसिस पर एक इश्यू मंगाया था। तो उसमें इनका, इनके हस्बैंड रुपेश चरी साहब का एक ही हम्म। आर्टिकल थी, वही मैंने पढ़ा था। मैं बड़ा जी। इम्प्रेस था इनसे लेकर के, इनके जिस तरीके से ये ध्यान में जुड़ी और जिस तरीके से इस पीएसएसएम से जुड़ी, और उसके बाद जिसका अटैचमेंट इनका है, वो समझिए जितनी तारीफ की जाए थोड़ा है। इतनी क्लियर मतलब कहने का वॉइस में बोलना लिखना बताना चीजों को, बहुत मतलब कहने का जितनी तारीफ की जाए थोड़ा है। मतलब कहना ये मेरे वास्तविक मेरे उद्गार हैं कि मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। मैडम को बहुत बहुत बधाई। किताब के बारे में मैं सुन चुका हूँ, इसके पहले भी मैं सुन चुका हूँ, उसमें भी उन्होंने जो इंग्लिश वाली किताब लिखी थी बहुत ही अच्छी किताब है। तो मेरे 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 जितनी जानकारी मुझको हुई है उसके हिसाब से हर आदमी को जहां तक हो सके इसको लेके पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही मतलब कहने जिसको भी एक बार रुचि लग जाएगी ये भाई छोड़ेगा नहीं इसको। मैं आप छोड़ नहीं सकते, ये तो मैं गारंटी दे रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा काम किया आपने जो है, ये बहुत जी, तारीफ की बात। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। निधि मैम। थैंक यू निधि जी। क्या? हाँ जी। आ, बहुत मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी आ जी रही है। आप जी। अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। ओके। या हाँ जी, नमस्ते। मैं आ, इनको बना रहा था, बन नहीं रहे हैं। ओके। मुझे आपका सेशन बहुत अच्छा लगा और आपका बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इट इज गुड टू नो कि आपने कैसे अपना हीलिंग करा, अपना जो आपका फ्रैक्चर जो फुट था आपका। तो अमेजिंग। और मुझे भी लग रहा है कि अगर मतलब स्पेशली जो आपने पिरामिड मेडिटेशन के बारे में बोला कि उसके नीचे बैठ के किया, तो आई हम्म। थिंक अगर और भी लोग जैसे जो कैंसर पेशेंट्स वगैरह होते हैं, अगर अगर वो उसके नीचे भी अगर करें तो आई थिंक इट वुड बी लाइक गुड फॉर देम, है ना? बहुत बहुत फास्ट हीलिंग, वेरी। ओके। सो या आपका साउंड नहीं आ रहा। ओके। सो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस सेशन और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है। एंड मेरे साथ भी ऐसे ही होता है कि मुझे भी लगता है कि मैं मतलब करती रहूं ध्यान, मतलब आई ऑल्सो लव डूइंग इट। आपने सही कहा, अगर कोई आ जाए तो छोड़ नहीं सकता इसको। एंड थैंक यू। थैंक यू थैंक यू निधि मैम। सो मच। थैंक यू निधि मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन आनंदन काजल जी। आत्मवंदन। आप कौन? आतिशा मैं नंद जी आतिश हैं। नंदन मैं आतिश नंदन धारे बोल रहा हूँ, द्वारका से। हेलो, मैं आपको देखना चाहूंगी आपको। अ, एक से- ये ये आतिशा नंद जी आचार्य हैं। अभी कहाँ पर? आया कुछ ध्यान। हम 9 साल श्रीवर में मिले हैं। ये
श्रीवर में मिल चुके हैं, गुड़गांव में। मैं आपसे मिल चुकी हूँ। हाँ जी, श्रीवर में मिल चुके हैं, गुड़गांव। अच्छा अच्छा, ओके। रीट के यहाँ। ओके। रीटा मैम के हाँ यहाँ जी। श्रीवर पिरामिड गुड़गांव में जो है वहाँ पे। हम्म। तो बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। बहुत बढ़िया। आपकी बुक का बहुत अच्छे से जानना धन्यवाद मिला। धन्यवाद। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ बंद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू पिंकी। पिंकी जी अनम्यूट करके बोलिए। पिंकी जी, हाँ थैंक यू मैम, बहुत अच्छी थी आपकी स्टोरी। थैंक यू थैंक यू सो मच। आप जरूर पढ़िए और बांटिए। पिंकी जी स्पॉटलाइट में नहीं आ पा रही। ममता जी, वेल मैन, इस शुरुआत के लिए बहुत बहुत थैंक यू पत्री जी के जन्मदिन वीक में आने के लिए। और 11 तारीख को पत्री जी का बर्थडे है। और आप सब मास्टर से, ममता जी कुछ बोलना चाह रही हैं? ममता जी, एक सेकंड। जी हाँ ममता जी अनम्यूट करिए। जी जी जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत अब बहुत मुझे धन्यवाद। हाँ जी, ममता जी का वीडियो ऑफ हो गया। नहीं आ रही शायद। बिना वीडियो के ही बोल लीजिए अगर नहीं हो रहा वीडियो ऑन तो। नेट की प्रॉब्लम हो गई। हम्म। ममता जी जयपुर में रहती है अच्छा। और आपसे मेरी मुलाकात इन्हीं की यहाँ ही हुई थी सेशन में। आप मेरे किस्मत में भी ममता जी चली गई, आ गई। ममता जी बिना वीडियो के ही और बोल लीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी स्टोरी सुना रहे हो आप मुझे। मेरी भी कुछ ऐसी स्टोरी है ध्यान की, हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच। अब इसको लग रहा है आपने बीच में थोड़ा सा पढ़ा बता के फिर ऐसा लग रहा है कि अब तो जरूर पढ़ना चाहिए कि आगे की स्टोरी क्या है इसमें। एक्चुअली एक्चुअली हम लोग लाइफ में जैसे चेंजेस आते सबसे बड़े चेंजेस वही होते हैं ध्यान से। अपने जीवन का परिवर्तन ही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है ध्यान के द्वारा। तो वो करना यस मैम। कोई आसान बात नहीं है। कोई आसान बात नहीं होती अपने आप को चेंज करना, क्योंकि हमारी आदतें बहुत डीप रूटेड होती हैं, बहुत गहरी जड़ें जमाए बैठी होती हैं। तो हमें सबको काम बिल्कुल करना है सही। इस सब पर। बिल्कुल है। और मैम आप मेरे यहाँ भी आ चुके हो 3:30 से 4:30 के सेशन में पहले। मैंने इसके बारे में बात करी आपके सेशन में। नहीं लास्ट मैम, वीक में। इसके बारे में नहीं थी। आपने वो बताया था अ, छिलकों का वो बताना बताया था मैम जी। बायो एंजाइम बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, और कोई कुछ कहना चाहेगा? पिंकी जी, चलिए मैम आपका भी टाइम हो रहा है। सर मैं आपके और साथ लिंक शेयर करूंगी बुक का। जी जी, आप अपने ग्रुप में शेयर मैं कर ग्रुप दीजिएगा में जो चाहते हैं। मैं हाँ। जो है ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और आपकी अभी मैं वीडियो भी डाउनलोड करूंगा तो फिर उसमें कल जो है कि वो उसमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरा डाल दूंगा। आप मुझे एक मैटर बना के लिंक के साथ दे दीजिएगा, वो मैं वैसे ही उसमें डाल दूंगा उसको एज इट इज। ठीक और ठीक, बिल्कुल। क्या कहते हैं, बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो।
ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आपका सदिल से धन्यवाद करती है कि आपने जो है कि हमारी रिक्वेस्ट को कबूल किया और हमारे यहाँ सेशन लेने आए, और ऐसे ही आगे अच्छे सेशंस वीकली नहीं तो 2 बार, नहीं तो महीने में 1 बार, नहीं तो साल में 1 दफे आ जाइए करिए। ठीक है, ठीक है। और क्या, ऐसे जो है ना भाई, देखिए मेरा तो अभी नया ग्रुप है, लेकिन जो है कि हाँ ठीक है, अब मुझको स्टेबल होने में, बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो जरूर जो है ये काम, जो पत्री जी के 4 पिलर्स हैं, ध्यान जगत, आध्यात्मिक जगत, शाकाहार जगत और आध्यात्मिक ज्ञान, वो 4 पिलर्स को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प मैंने लिया हुआ है। और हर घर में ध्यानी हो, हर घर शाकाहारी हो, यही जो है वो मेरा उद्देश्य है। और इसी के लिए जो है कि मतलब यूनिवर्स ने मुझको यहाँ पे जो है कि इस ग्रुप में जो है कि मुझको डाला, बनाया, और आप सबका बहुत अच्छा साथ रहा। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया कि जो है पत्री जी के बर्थडे वीक को जो है कि सेलिब्रेट करना चाहिए, और वो अपने आप सब कॉन्टेक्ट्स आते चले गए, अपने आप सब होता चला गया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी वेरी मच। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम सब साथ मिलके जो है कि पत्री जी का 11 तारीख को बर्थडे मना रहे हैं, मनाएंगे। तो आप भी जो है 11 तारीख को आइएगा, शाम को 7 बजे वृंदा मैम का है, वो पत्री जी की ऑटो राइटिंग करेंगी, सुनाएंगी, मैसेज सुनाएंगी। उसमें जो आके जो है पत्री जी का आप भी एक्सपीरियंस शेयर करिए, और सब लोगों को मैंने ये बोला हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।